सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में चर्चा में रहा मडोरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट ये कहां पर स्थित है। तो आंसर होगा सारण में। एक्चुअली में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 20 जून 2025 को अफ्रीकी देश है गिनी, उसको बिहार में बने लोकोमोटिव यानी कि इंजन के निर्यात को हरी झंडी दे दी है। और ये पहली बार है जब बिहार में निर्मित कोई इंजन विदेश में निर्यात हो रहा है। इस इंजन का निर्माण बिहार के सारण जिले के मडोरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट में किया और इस प्लांट को ऑपरेट कर रहा है वॉबटेक कंपनी, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है। उसके पास इसके 75% और भारतीय रेलवे के पास 25% हिस्सेदारी है इस प्लांट में। ये प्लांट 2018 में शुरू हुआ था। तो अभी याद रखेंगे ये प्लांट गिनी देश को अगले 3 सालों में 150 डीजल से चलने वाले इंजन सप्लाई करेगा। तो इसीलिए ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा, मडोरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट कहां पर है? बिहार के सारण जिले में है। और ये अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बनने वाले जो लोकोमोटिव इंजन है उसको पहली बार देश के बाहर निर्यात किया जा रहा है। और वो भी कहां पे, किस देश में? अफ्रीकी देश है गिनी, यहां पर। और कितने? 150। अब रेलवे से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले गिनी देश न्यूज में है तो वहां भी ले चलता हूं। ये रहा मैप में अफ्रीकी देश गिनी। कैपिटल कोनाक्री हो गई, करेंसी है गिनी फ्रैंक और यहाँ के प्रेसिडेंट है कर्नल मामाडी डोम्बोया। अच्छा, आपको पता है हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली अभी चौथी पूर्वोत्तर राजधानी कौन सी बन गई है? आइजोल, जो कि मिजोरम की कैपिटल है। ये पूर्वोत्तर का चौथा राज्य बन गया जिसकी कैपिटल रेलवे नेटवर्क से अभी जुड़ गई है। 100% रेल मार्ग को विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाला भी 24वां राज्य बन गया गुजरात। और भारतीय रेलवे का लक्ष्य क्या है? इलेक्ट्रिफाइड होने का, विद्युतीकरण होने का 2025-26 का है। जबकि भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2030 का। और भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन ये कहां पे बन रहा है? गुजरात के दाहोद में। कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई में है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा ये शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में चलेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना ये शुरू हुई थी फरवरी 2023 में, जिसका लक्ष्य है देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना यानी कि आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइज करना। अभी ये योजना न्यूज में क्यों थी? क्योंकि मोदी जी ने अभी राजस्थान के बीकानेर से 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया था। और रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन ये किसने बनाया? जापान ने। और अभी मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग ये कहां पर खोली है? इसका जो मानेसर हरियाणा में प्लांट है वहां पर खोली है। और इसका मैंने आपको मतलब समझा दिया था अभी 2-3 दिन पहले हमने ये प्रश्न पढ़ा था, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत में अभी राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन ये कहां पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। एक्चुअली में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का बर्थडे था 20 जून 2025 को। कौन से नंबर का? 67 नंबर का उनका जन्मदिन था। और इसी अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन को आम जनता के लिए खोल दिया है। इसके अलावा उन्होंने देहरादून में ही शुद्ध शून्य उत्सर्जन पब्लिक पार्क के रूप में बनने वाले राष्ट्रपति उद्यान की भी आधारशिला रखी है। अच्छा, थोड़ा सा इसको डिटेल में हम जानते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति निकेतन के बारे में क्या जानते हैं? इसे पहले राष्ट्रपति संपदा के नाम से जानते थे, फिर बाद में इसका नाम बदल के राष्ट्रपति आशियाना कर दिया और अब इसको राष्ट्रपति निकेतन के नाम से जानते हैं। ये उत्तराखंड के देहरादून में हिमालय की तलहटी में 21 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका निर्माण 1838 में भारत गवर्नर जनरल के अंग रक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर के रूप में इसका निर्माण किया गया था। और भारत के राष्ट्रपति कभी कभी गर्मियों के मौसम में यहाँ पे कुछ दिन बिताते भी हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति तपोवन की बात करें तो ये 19 एकड़ का क्षेत्र है जो राष्ट्रपति निकेतन से सटा हुआ है, उसी से लगा हुआ है। और इसे वन क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया था। इसको शांत और ध्यान की जगह के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें शांत क्षेत्र, जंगल के रास्ते, ध्यान कुटियाएं आदि है। और मैं आपको बता दूं कि भारत के जो राष्ट्रपति है उनका जो गर्मियों के समय में या ग्रीष्मकालीन जो आवास है वो आपको मिलेगा शिमला में, जिसे राष्ट्रपति निवास कहते हैं। और शीतकालीन निवास, सर्दियों में जो उनका निवास है वो तेलंगाना के सिकंदराबाद में है, जिसे राष्ट्रपति निलयम कहते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किस पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को देश भर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के विस्तार में
उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है। बाकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को अभी वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपने प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख पुरस्कार स्पेशल मेंशन अवार्ड भी मिला है। आपको बता दूं, ये जो पेमेंट बैंक्स हैं इनकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर होती है, तो ये भी याद रखना, नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पे। और आरबीआई ने वैसे तो 7 पेमेंट बैंक्स को लाइसेंस दिया था, लेकिन वर्तमान में 4 ही चालू हैं। अभी एक लास्ट 2023 जनवरी में पेटीएम पेमेंट बैंक था, उस पर बैन लगा दिया था आरबीआई ने। उसके बाद अभी रनिंग कंडीशन में 4 ही हैं। अच्छा, सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? एयरटेल पेमेंट बैंक 2017 में आया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर फिनो पेमेंट बैंक आया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। एनएसडीएल पेमेंट बैंक हो गया, मुख्यालय मुंबई में है। और एक ये हो गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 2018 में, डाक विभाग के द्वारा इसे स्थापित किया गया। नई दिल्ली में मुख्यालय है। टैगलाइन होती है आपका बैंक आपके द्वार, और इसके एमडी सीईओ हैं आर विश्वेश्वरन। तो याद रखना, इस बैंक की हमने चर्चा क्यों की है, क्योंकि इसको अभी डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो आंसर होगा पार्वती तिर्की को। तो साहित्य अकादमी ने अपने यूथ अवार्ड्स की भी घोषणा कर दी है, और ये 2025 में 23 युवा लेखकों को दिया गया है। वैसे हर बार ये 24 युवा लेखकों को दिया जाता है, पर इस बार क्या हुआ, डोंगरी भाषा के लिए ये पुरस्कार नहीं दिया गया। तो प्रश्न में आपसे हिंदी भाषा के लिए पूछा है, तो हिंदी भाषा का और 2-3 भाषाओं को और मैं आपको बता दूं। बाकी 23 भाषाएं हैं वैसे तो सारा तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन पीडीएफ में ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो पीडीएफ को आप इंस्टॉल कर ही लेना। टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल जाती है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो एक बार इनको रीड कर लेना आप। कम से कम अपने क्षेत्र की जो भाषाएं हैं, अपने क्षेत्र की जो भाषाएं हैं, उनके नाम जरूर याद रख लेना, क्योंकि आपके जो क्षेत्रीय एग्जाम होंगे, जो स्टेट लेवल पे जो एग्जाम होंगे, तो वहां से वो पूछी जा सकती है। जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी का तो याद रखना ही है। जैसे कि अंग्रेजी का देखो, ये मिला अद्वैत कोट्टारी को, उनके नॉवल सिद्धार्थ द बॉय वो बिकेम द बुद्धा। और हिंदी भाषा के लिए मिला पार्वती तिर्की को, उनकी कविता फिर उगना के लिए। और एक जैसे राजस्थान के जो निवासी हैं, राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं, वो राजस्थानी भाषा का याद रख लेना। किसको मिला? पूनम चंद गोदारा को, उनके उपन्यास अंतस रे रंगाणी के लिए। बाकी अपनी अपनी भाषाओं का आप एक बार देख लेना पीडीएफ से। अच्छा, इसी तरह से हर बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में जो दिए गए थे, उसमें हिंदी और अंग्रेजी का याद रखो। अभी किसी एग्जाम में इसमें अंग्रेजी वाला पूछा गया था, ठीक है, अंग्रेजी या हिंदी का कोई ना कोई पूछा गया था, तो ये याद रखो। हिंदी का गगन गिल को मिला मैं आई जब बाहर के लिए, और अंग्रेजी का स्टर्रेन किरे को मिला था स्पिरिट नाइट्स के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य है सभी लोगों को जेंडर बजटिंग से जुड़ी सभी डेटा और पॉलिसीज के बारे में जानकारी देना। जेंडर बजटिंग की बात करें तो ये बजट बनाने की एक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य है बजट बनाते हुए महिलाओं और पुरुषों को सेम बेनिफिट देना और जेंडर इक्विलिटी को बढ़ावा देना। तो याद रखना कौन सा पोर्टल है, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल है। इसको लॉन्च किया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स एप्लीकेशन से संबंधित प्रश्न मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। उससे पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका उत्तर दीजिए आप। और जो भी केंद्रीय मंत्री हैं उनको याद कराने का एक ट्रिकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, नहीं देखा तो वो जरूर से देख लेना, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, ताकि सारे केंद्रीय मंत्री आपको फटाक से याद हो जाएंगे। इसके लिए सिंपल सा आप सर्च मारना यूट्यूब पे, क्रैक एग्जाम कैबिनेट मिनिस्टर्स ट्रिक, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। बाकी देखो कुछ पोर्टल्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक याद रखना भी, आंध्र प्रदेश ने मन मित्र नाम से एक चैटबॉट सुविधा शुरू की थी। सेबी ने मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। आधार सुशासन पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल को सेबी ने लॉन्च किया।
केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? ज़ूविन। जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप लॉन्च किया उत्तराखंड ने। भू भारती पोर्टल को तेलंगाना ने लॉन्च किया। ई सेहत एप्लीकेशन को जम्मू कश्मीर ने। सचेत एप्लीकेशन को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लॉन्च किया। प्रवाह पोर्टल और सारथी पोर्टल को आरबीआई ने लॉन्च किया। प्रवाह सॉफ्टवेयर को इसरो ने। डिपो दर्पण पोर्टल को उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने लॉन्च किया और उम्मीद पोर्टल को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लॉन्च किया। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जनजातीय मंत्रालय ने किस उद्देश्य से भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा सिकल सेल ड्रग्स के अनुसंधान के लिए। अभी आपको याद होगा, अभी 19 जून को हमने वर्ल्ड सिकल सेल एनीमिया डे या सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया और इसी अवसर पर जनजातीय मंत्रालय ने भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की शुरुआत की है। इस पुरस्कार के तहत सिकल सेल के लिए नई दवा बनाने वाली संस्थाओं को 10 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एम्स दिल्ली के साथ मिलकर के शुरू किया है और इस पुरस्कार का नाम झारखंड के ट्राइबल हीरो बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया है, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसी के साथ सरकार ने एम्स दिल्ली में नेशनल ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना करने की घोषणा की है। अब एक बार सिकल सेल रोग के बारे में हम जानते हैं तो ये एक आनुवांशिक रक्त विकार है जो मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। आमतौर पर एक स्वस्थ मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं गोल आकार की होती है और ऑक्सीजन लेकर के पूरे शरीर में ये घूमती है, पर सिकल सेल रोग से पीड़ित लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं का जो आकार है वो हंसी आकार का हो जाता है और इस कारण से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है। एक सामान्य स्वस्थ आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिनों का होता है, लेकिन सिकल सेल लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल है वो मात्र 10 या 20 दिन का होता है। सिकल सेल रोग का अभी तक कोई इलाज नहीं है, पर इसका उपचार है वो है अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण यानी कि बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, पर वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है। एक ये पॉइंट भी याद रखना कि भारत सरकार ने सिकल सेल रोग को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2047, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया था और विश्व सिकल सेल दिवस हमने कहा 19 जून को मनाते हैं। और इस बार की थीम भी याद रखना, ग्लोबल एक्शन लोकल इम्पैक्ट एम्पावरिंग कम्युनिटीज फॉर इफेक्टिव सेल्फ एडवोकेसी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 15वें स्थान पर है भारत। तो रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 और इसको जारी किया अंकटाड ने। इसमें भारत की एफडीआई में या एफडीआई प्राप्त करने के मामले में 15वीं रैंक है। पिछले साल इसमें हम 16वें रैंक पर थे, मतलब एक रैंक इसमें इंप्रूव देखी गई है, एक रैंक का इंप्रूवमेंट हुआ है। तो अभी ये जो रिपोर्ट है ये 2025 में जारी हुई है, लेकिन इसमें डेटा 2024 वाले हैं। तो इसमें बताया गया कि 2024 में भारत में $28 बिलियन का एफडीआई आया। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये डेटा अंकटाड के द्वारा 2024 के लिए जारी किया गया है। मैंने आपको बताया 2024 का डेटा है। अच्छा, सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ पे आया, किस देश को मिला? तो अमेरिका को कितना? $279 बिलियन का एफडीआई आया। फिर सिंगापुर का नाम आता है $143 बिलियन एफडीआई के साथ में, ये दूसरे स्थान पर है। अच्छा, एफडीआई मतलब क्या हो गया? एफडीआई मतलब नाम से क्लियर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि कोई विदेशी है, विदेशी कंपनी या विदेशी नागरिक वो भारत में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस इन्वेस्टमेंट को कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 2024 में हमने देखा कि भारत में कितना एफडीआई आया, कितने लोगों ने भारत में इन्वेस्ट किया, कितने विदेशी संस्थाओं ने, विदेशी लोगों ने भारत में इन्वेस्ट किया, तो $28 बिलियन आया है। तो उसी के साथ हम इस मामले में एफडीआई प्राप्त करने के मामले में 15वें स्थान पर है। टॉप पर अमेरिका है और इसको जारी किया इस रिपोर्ट को अंकटाड ने। अंकटाड मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना होती है 1964 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड और सेक्रेटरी जनरल है रेबेका ग्रिन्सपैन, कोस्टा रिका देश की है ये। एक पॉइंट और नोट करना, अभी हमने पढ़ा था कि भारत 2024 में किस शहर में एफडीआई का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बना था, तो आंसर हो जाएगा इसका दुबई। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक। और हमारे भाला फेंक खिलाड़ी हैं
जेवलिन थ्रोवर हैं नीरज चोपड़ा, और अभी इन्होंने पेरिस डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है 88.16 मीटर थ्रो के साथ। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर थ्रो के साथ उन्होंने वहां पे सिल्वर जीता था, यानी कि दूसरे स्थान पे रहे थे। और अब पेरिस डायमंड लीग में वो पहले स्थान पे रहे, यानी कि गोल्ड जीता है 88.16 मीटर थ्रो के साथ। नीरज चोपड़ा से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। अभी एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि अभी भारत सरकार ने उनके उत्कृष्ट एथलीट प्रदर्शन और राष्ट्र सेवा को मान्यता देते हुए प्रादेशिक सेवा में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से उनको सम्मानित किया था। उनका जन्म होता है पानीपत हरियाणा में, और कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2018 में हुए थे उसमें उन्होंने गोल्ड जीता था, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीता, पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर जीता, 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता जो बुडापेस्ट में हुआ था। उसके अलावा पद्मश्री 2022 में उन्हें मिला, अर्जुन अवार्ड 2018 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में, विशिष्ट सेवा पदक 2021 में और परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 में उनको मिल चुका है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इनसे संबंधित हैं, ध्यान में रखना। अच्छा, आप मुझे बताना भाला फेंक दिवस ये हम कब मनाते हैं? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में योग दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 21 जून को। तो हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसका आयोजन कहां पर किया गया? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। किसने किया? केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने। मोदी जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। और इस बार के योग दिवस की थीम हम सभी को याद ही है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और ये भी याद रखना कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी पर फ्लोटिंग योग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 में मनाया गया था। वैसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और योग का जनक किन्हें माना जाता है? महर्षि पतंजलि को माना जाता है। अब ये दिवस वाला प्रश्न है, चलो एक बार फिर से मैं आपको जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करवाता हूँ। ध्यान से सुनना और मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे होता है, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को इंटरनेशनल आर्चीव्स डे, 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 15 जून को ग्लोबल विंड डे, 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस, 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया, और अभी 20 जून को हमने रेफ्यूजी डे के रूप में मनाया था। तो ये जून के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2025 सिंगापुर चरण 2 में भारतीय तीरंदाजों ने कितने पदक जीते? तो आंसर होगा 9 पदक। तीरंदाजी एशिया कप 2025 इसका जो भी फेज 2 हुआ सिंगापुर में, उसमें भारत ने टोटल 9 मेडल जीते हैं। 2 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 1 ब्रोंज है। आपको बता दूं इसका जो पहला चरण हुआ था, पहला फेज, वो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। उसमें भारत ने 8 मेडल जीते थे और वहां पर भी मेडल टैली में भारत टॉप पे रहा था। और यहाँ पर भी फेज 2 में भी मेडल टैली में भारत टॉप पे रहा है 9 मेडल के साथ, जिसमें 2 गोल्ड है। 2 गोल्ड कौन है वो देख लेते हैं, कुशाल दलाल और तेजल सालवे। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे गोल्ड लेकर के आए हैं, तो ये ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। बाकी वीडियो के एंड में मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस के लिए आपकी डेली आपकी क्विज बनाई जाती है, एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट तैयार किया जाता है। वहां जाकर के प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से इनकी, ताकि एग्जाम टाइम तक ये चीजें आपको याद भी रहे। पढ़ना एक अलग चीज हो गया, इसको लंबे समय तक याद रखना एक अलग चीज हो गया। उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिपीटेशन में लाना पड़ेगा, वरना भूल जाओगे। तो उसी के लिए मैं डेली क्विज आपकी तैयार करता हूँ, क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में आप क्विज लगाओ। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है आपके टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे एप्लीकेशन का लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, या एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा रहा? आईआईटी दिल्ली। फिर पूछा, बॉन जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? जर्मनी। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया 20 जून को।
और मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग कहां पर खुली, मानेसर। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2025 में इंडिगो को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइनों में अभी कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तीसरा। भारत के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, नाम है INS अर्नला। और अभी 2026 में जो 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप होगा वो कहां पर होगा, इंग्लैंड में। और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता मारुति चितमपल्ली का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण। गूगल ने अपना दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहां पर लॉन्च किया, हैदराबाद। और आखिरी प्रश्न था, स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कार्तिक आर्यन को। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा श्रीलंका। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।